खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यूज 18 उर्दू का ऑफिशियल जो फेसबुक वेरीफाइड पेज है उस पर भी अब आप प्राइम डिबेट लाइव देख सकते हैं। वहां पर भी आप इस डिबेट को देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है मगहर दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी आज सुबह संत कबीर की नगरी मगहर पहुंचे। आजादी के बाद कोई पीएम पहली बार यहां पहुंचा, लिहाजा सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों के मसीहा और असली समाजवादी संत कबीर की मरण स्थली मगहर में पीएम मोदी की मौजूदगी सियासी तौर पर भी खासी अहम हो गई। मोदी ने कबीर की समाधि का दर्शन किया, फिर मजार पर जाकर चादर चढ़ाई और 24 करोड़ की लागत से बनने वाली कबीर एकेडमी की नींव रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने कबीर के तमाम दोहों का जिक्र करते हुए ऑपोजिशन और महागठबंधन की मौजूदा सियासत पर जमकर वार भी किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि सत्ता के लालची लोग आज एक साथ खड़े हैं, आपातकाल लगाने और विरोध करने वाले आज साथ हैं। कुछ लोगों का मन अपने आलीशान बंगले से लगा है और कई परिवार खुद को जनता का भाग्य विधाता बता रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी की इस रैली को यूपी में लोकसभा चुनाव के बिगुल फूंकने के तौर पर देखा जा रहा है। मूर्ति पूजा के विरोधी एक ऐसे संत की समाधि पर जाना जहां हिंदू माथा टेकते हैं और मुसलमान मजार से अकीदत रखते हैं, यह भी कई पैगाम दे गया। लेकिन सियासी लिहाज से तो आज का बड़ा सवाल यही है कि कबीर बहाना 2019 में पिछड़े और दलित निशाना। इसी पर होगी आज बात तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कबीर के मन से 2019 का बिगुल। इलेक्शन से पहले ही क्यों याद आई कबीर की? टोपी के बहाने हिंदू मुस्लिम में मुनक़सिम हो गए कबीर। कबीर के मगहर से अजीम इत्तेहाद पर मोदी का बड़ा हमला। कबीर बहाना 2019 में दलित पिछड़े निशाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर में कबीर मजार पर चादर का नजराना पेश किया। लखनऊ पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि महान कवि संत कबीर के लिए बीजेपी के अचानक उमड़े इस प्यार पर सियासत भी शुरू हो गई है। 2019 इंतखाबात से कबल मोदी की कबीर भक्ति को मिशन 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि इख्तिदार के लालच में इमरजेंसी लगाने वाले और इसकी मुखालिफत करने वाले मुत्तहिद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यूपी के मगहर में संत कबीर एकेडमी का संग बुनियाद भी रखा। देश नहीं, समाज नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों के लिए चिंतित है। ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आज भारत के अंदर विश्वास का एक वातावरण पनपा है। आज देश के अंदर हर क्षेत्र में विकास ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने अपना एक स्थान बनाया है। मायावती का कहना है कि जब इलेक्शन करीब आता है तभी पिछड़े, दलित और मुसलमान आखिर क्यों याद आते हैं। अनुयायियों के वोटों के स्वार्थ में खासकर अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किस्म किस्म की नाटकबाजी की जा रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। कबीर की मजार पर चादर का नजराना एक ऐसे वक्त में पेश किया गया जबकि इलेक्शन करीब है। कबीर से हिंदू और मुसलमान दोनों की गहरी अकीदत है। अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियां मुसलमानों और दलितों के जोर पर बीजेपी से दो दो हाथ करने को तैयार है। वहीं नरेंद्र मोदी ने कबीर को याद करके अजीम इत्तेहाद का ख्वाब देखने वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी मगहर के जरिए तकरीबन 4 करोड़ कबीरपंथी वोटों को अपनी जानिब रागिब करना चाहती है। तो क्या सियासी एतबार से कबीर सिर्फ एक बहाना है और 2019 में दलित और पिछड़े पर निशाना है? ये अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो कबीर बहाना 2019 में पिछड़े और दलित निशाना, ऐसा है क्या?
इसी पर हो रही है आज बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह साजन साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। अरविंद निषाद साहब जेडीयू के स्पोक्सपर्सन पटना से हमारे साथ लाइव इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट रामेश्वर पांडे साहब, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। लखनऊ से वो हमारे साथ लाइव हैं। लेकिन नवीन, पहला सवाल आपसे, जब इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, इतना खूबसूरत पैगाम दिया जा रहा है कबीर नगरी में जाकर, और कबीर वो शख्सियत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए इतना काम किया, एकता के लिए इतना काम किया। ऐसे वक्त में एक छोटी सी बात हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं, टोपी पहनाई जाती है तो वो इनकार कर देते हैं। ये ऑपोजिशन को आपने एक मुद्दा क्यों थमा दिया? उस पर देखिए खूब बातें हुई, खूब घेरा गया। समीर भाई, ऑपोजिशन कौन? जिन्होंने पूरे देश को टोपी बना दी, हाँ, वो टोपी बनाने की बात करेंगे? हाँ, अरे टोपी पहनने से कहीं बेहतर है कि आप टोपी बनाना बंद कर दें और कम से कम देश को जो टोपी बना रहे हैं जगह जगह, उसकी जगह देश के लिए काम करें। आज चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हो, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। 18 से 20 घंटे काम करते हैं। आज देखो उत्तर प्रदेश में समीर भाई, नहीं तो टोपी पहनने में दिक्कत थी कुछ? सब में आप दिक्कत में कहां जा रहे हो सर? टोपी को बड़ा कहां टोपी के चक्कर में? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, बड़ा नहीं है, छोटा है। वही तो कह रहा हूं, टोपी बाजों के योगी आदित्यनाथ टोपी पहनते हैं नहीं पहनते हैं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है बात किसी के लिए। लेकिन क्यों, मतलब क्यों, ये जानना चाह रहे थे ना लोग। टोपी पहनने से ऑपोजिशन ने घेरने की कोशिश की, भाई देखिए सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स तो करना चाह रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अपना भी नहीं पा रहे। टोपी पहनाई गई तो मना कर दिया गया। समीर भाई, इतने सालों से, आजादी के बाद से कांग्रेस, सपा, बसपा, हाँ, जितने भी दल हैं सब टोपी पहनते आ रहे हैं। हाँ, इन्होंने क्या किया? टोपी पहन पहन करके सबको टोपी बना दी। अरे भाई काम करो ना यार। हाँ, क्या टोपी? आपने सबकी टोपी पहनी ना इन्होंने। हाँ, ईद आ गई तो गोल टोपी पहन ली, नहीं आई तो चकोर टोपी पहन ली, हर तरह की टोपी पहनी इन्होंने। हाँ, और टोपी पहन के पूरे देश को टोपी बना दी। हाँ, अरे उसको छोड़ करके बाकी बातें करो। आज उत्तर प्रदेश में आपने कितनी बढ़िया बात शुरू करी थी। आपने कहा कबीर जो है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जी, महिलाओं का सम्मान करते थे। तो प्रधानमंत्री ने दूसरी को बात ही नहीं करी। उन्होंने महिलाओं की बात करी तो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अंदर, 3 तलाक के अंदर, जो मुस्लिम समाज के लोग और दूसरे जो नहीं है, हाँ, वो भी कूद करके जो उनका शोषण कर रहे हैं, हाँ, उसको रोकने की बात करी। हाँ, कहा कि अपीचमेंट की पॉलिटिक्स के कारण ये लोग उसको लागू नहीं करने दे रहे। उन्होंने दलितों की बात करी। दलितों के उत्थान में गरीब, शोषित, पिछड़े वर्गों के लिए सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और फिर बार बार आज क्या है, वो कहते हैं जी, अभी आप थोड़ी देर पहले ही आपसे चर्चा हो रही थी, जब कहा था जी कि भाई अगर योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में दलितों के आरक्षण की बात करते हैं तो कहते हैं क्यों करते हैं? अरे भैया, एक तरफ आप कहते हो दलित मुस्लिम एक हैं, दूसरी तरफ उनको अगर उन्हीं विश्वविद्यालयों में आरक्षण की बात करते हो कहते हो देने नहीं देंगे। ये कैसा एक है? सच्चाई तो ये है कि कोई भी दलित कभी मुस्लिम के साथ जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो हिंदू है जिसको मुसलमान समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी और नहीं बदला तो वो उनको दलित बनाया। इसका क्या आधार है? जिसका तो मुगलों में जा ही नहीं सकते। नहीं जा समाज को बांटने का काम ना कीजिए ना। आज कबीर नगरी तो से मोदी ने इतना अच्छा मैसेज दिया है, आप कह रहे हैं दलित मुस्लिम साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं भाई, सब लोग साथ में, सब लोग साथ में, सब साथ ये कैसी बात है? सब साथ आ सकते हैं। हाँ, लेकिन जो है ये केवल दलित और मुस्लिम की जो बार बार सपा बसपा के लोग बात करते हैं ना, हाँ, केवल ये दोनों साथ हैं। हाँ, ये दोनों साथ नहीं हो सकते। ठीक है। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करेंगे। सुरेंद्र राजपूत साहब, जिस तरह से मगहर में पीएम मोदी का जाना, वहां जाकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर हमला बोलना, क्या आपको लग रहा है, नजर आ रहा है कि दरअसल ये कबीर तो बहाना है लेकिन 2019 में पिछड़े और दलितों पर निशाना लगा दिया है बीजेपी ने? मुश्किल होगी आपको क्योंकि वो अभी से लग गए हैं काम पर, ऐसा लग रहा है। समीर भाई, 2014 में मोदी जी की यात्रा बनारस से शुरू हुई थी। कबीर ने भी अपनी यात्रा बनारस से ही शुरू की थी और मगहर में खत्म की थी। तो मगहर में यात्रा बनारस से शुरू होकर के निर्वाण भूमि है अपनी जगह पर। खैर, भगवान भला करे इनका। सच्चाई ये है कि हम इनके चक्कर में फंसते ही नहीं। ये कुछ कहते रहे,
हमें तो ये है कि मगहर की बगल में खलीलाबाद, गोरखपुर 2014 में वादा करके गए थे कि चीनी मिलें दोबारा खोल देंगे। चीनी मिल एक नहीं खुली। खाद का कारखाना खोल देंगे, एक खाद का कारखाना नहीं खुला। पूरे पूर्वांचल से पलायन रोक देंगे, बंबई, कलकत्ता, बनारस और चेन्नई, कोई पलायन नहीं रुका, एक रोजगार नहीं आया। तो हमें तो मोदी जी से यह पूछना है कि भैया 2014 के वादों का क्या हुआ तेरा वादा? कहां गए मेरे रोजगार, कहां गए मेरे बच्चों के पढ़ाई के तरीके? कितने एम्स खुल गए? कहां पर गोरखपुर में एम्स खुल गया जहां पर बच्चों का दिमागी बुखार ठीक हो गया? मेरे को तो पूछना है। मेरी चीनी मिलें खुल गई, किसानों की गन्ने की समस्या खत्म हो गई, किसानों की धान की, किसानों की गेहूं की समस्या खत्म हो गई, हम मान लेंगे। बेरोजगार का पलायन खत्म हो गया, मेरा नौजवान बंबई जाना बंद हो गया। 2014 से 2018 आ गया है। आप टोटी की बात करो, घर की बात करो, परिवार की बात करो, इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, जो हिंदू और मुसलमान की ये बात कर रहे हैं, फिर से भटकाने की बात कर रहे हैं। चूंकि नवीन एक क्रिमिनल रिपोर्टर हैं, क्राइम इनके दिमाग में है। इन्हें 2019 के लिए क्राइम रिपोर्टिंग करनी है। इन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्यों लड़ा रहे हो यार? आप सीधे सीधे से बताओ ना कि 2014 के वादे जो धरती पर किए थे, कबीर की पावन भूमि पे किए थे, हर चीज में निगेटिव बातें निकाल लेते हैं आप तो भाई। आज तो अच्छा मैसेज दिया गया ना एकता का, कबीर की नगरी में जाकर वहां से बात करना अपने आप में बड़ा मैसेज है ना। पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर मगहर पहुंचा, हिम्मत दिखाई गई, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसमें नफरत कहां है? अरे ये बिल्कुल नफरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बड़ी मोहब्बत है। भूखे पेट मोहब्बत कर, किसान की गन्ना न बिके मोहब्बत कर। ऐसी मोहब्बत हम क्या ले जाए, आग लगाए ऐसी मोहब्बत? लेकिन आप इतने सारे आरोप लगाए। एक सेकंड भाई, कौन से मैसेज है ये मुझे बताएं तो। ठीक है, मुझे बताएं 2014 के वादों का क्या हुआ? मैसेज क्या था? मोहब्बत के वादे, नफरत के वादे। पीएम के मगहर दौरे का मैसेज क्या था? क्या 2019 की तैयारी शुरू हो गई है, बिगुल फूंक दिया गया है? आज की रैली ये साबित कर रही है क्या? सुनील साजन, आवाज आ रही है आपको? जी समीर जी, जी 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 देखिए समीर जी, एक अच्छी बात सुनील साजन साहब कि जी जो जिस पार्टी से प्रधानमंत्री जी हैं वो सबसे बड़ी इस देश की सांप्रदायिक पार्टी है। सबसे ज्यादा मनवादी व्यवस्था से काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा सामंतवादी सोच के लोग हैं। इस विचारधारा के व्यक्ति आज कबीर दास जी के शरण में गए हैं। तो हमें आज बहुत उम्मीद है कि कबीर दास जी का आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा। कम से कम जात की बात, धर्म की बात और खास तौर से झूठ बोलना, ये तो सब छूट जाएगा। हो सकता है कि महंगे सूट पहनना भी छोड़ दें, एक दिन में 4-4, 5-5 बार जो कपड़े बदलने की आदत है वो भी छूट जाए, और जुमले बोलना तो बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जी आज छोड़ देंगे। और एक उम्मीद और करता हूं कि जो उनको कबीर चरित्र मिला है, जो बुकलेट मिली है उपहार में, वो अपने वैचारिक जो आका हैं आरएसएस, उनको जरूर भेंट करेंगे। क्योंकि उनके मन में जो सांप्रदायिकता है, उनके मन में जो मनवादी व्यवस्था है, जो सामंतवादी व्यवस्था है, वो कम से कम जब कबीर जी को पढ़ेंगे तो कुछ कम होगी। और मुझको उम्मीद है कि वो अगर खत्म होगी तो कबीर दास जी का जो सपना था, कबीर दास जी ने कभी जात पर बात नहीं की, कभी धर्म पर बात नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी कभी बिना धर्म के बात नहीं करती, बिना जात की बात नहीं करती, बिना बंटवारे की बात नहीं करती। पिछड़े दलितों को हीन भावना से देखने वाले ये लोग आज कबीर दास जी की शरण में गए हैं, ये खुशी है। और हमको उम्मीद है कि लेकिन पीएम मोदी ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोग जमीन से कट चुके हैं। हो सकता है। और ये देश जो है ये गांधी का देश है, संत कबीर का देश है, बाबा साहब को मानने वालों का देश है। देखिए समीर भाई, यही तो असली दिक्कत ना इन लोगों के साथ। गए कबीर दास जी की शरण में हैं, लेकिन बात कौन सी करके आए? मनवादी व्यवस्था की, सामंतवादी व्यवस्था की। क्योंकि पिछड़े कहीं तरक्की न कर जाएं,
दलित कहीं तरक्की न कर जाए और इन लोगों की कुर्सी न छीन जाए। आज मगहर में प्रधानमंत्री जी का ठीक से चेहरा आप देखते टीवी पर, उनको समझ में आ गया है कि कुर्सी गई हमारी, उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। अब वो कहीं भी जाएं, वो अच्छी बात है। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे, वो जो 2014 में उन्होंने बात की थी, आज कबीर दास जी के पास गए थे, उनकी शरण में गए थे, वहां से बताते कि हमको कबीर दास जी से प्रेरणा मिली है, हमने पिछड़ों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, बेरोजगारों के लिए काम किया है। कौन सा काम किया? और वो योगी जी उनके साथ थे। ठीक है, सोचिए। ठीक है। एचएस रावत साहब हमारे साथ हैं। रावत साहब, ये कबीर दास जी धार्मिक तौर पर और कितना अहम मानते हैं आप ये पीएम का दौरा? देखिए समीर जी, मैं धार्मिक तौर पर अगर देखूं तो आप ना दूसरों की तरफ भटक रहे हैं। हाँ। कभी आप बहादुर शाह जफर की मजार पे जा रहे हैं, कभी आप अजमेर शरीफ में चादर भेज रहे हैं, कभी यूएई में जाके मस्जिदों में आप पहुंच रहे हैं, कभी गुजरात की मस्जिदों में जा रहे हैं और कभी जा रहे हैं आप कबीर साहब के यहाँ। लेकिन आप मंदिर की बात नहीं करते, आप अयोध्या नहीं जाते, 4 साल में अयोध्या नहीं गए। इससे जब दूसरी वोटों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुश होने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे लोग जुड़ जाएंगे, इससे हिंदू बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। इनको जाना चाहिए था अयोध्या के अंदर। कबीर की मजार पर जाने से हिंदू नाराज हो जाएगा, हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा क्या? एक चीज बताइए कि एकता की बात हो रही है ना भाई, सद्भाव की बात हो रही है, एकता की बात है। हाँ। तो एकता की बात तो तब होती नहीं जब वो अयोध्या में जाते। वहां भी तो जाकर के बोला था कि 2014 में मुझे आप केंद्र में सरकार दीजिए, हम मंदिर बनाएंगे वहां पर। उत्तर प्रदेश में आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, मंदिर बनाएंगे। अब हिंदुओं की बात नहीं करते, अब कबीर की बात करते। ये कबीर का देश है, ये रहीम का देश है, ये रसखान का देश है, ये किसी और का देश है। ये कभी नहीं कहते कि राम का देश है, कृष्ण का देश है, ये कभी नहीं बोलते। ये बुद्ध का देश है। ले लो वोट, फिर उन्हीं से ले लेना 2019 के अंदर, बहुत से वोट ले लेना, कबीरों से वोट ले लेना और रहीम से वोट ले लेना। और ये जितने भी, मैं फिर बता रहा हूं समीर जी, मुसलमान इनको एक वोट देने वाला नहीं है। 2019 में जितना मर्जी जाके चादर चढ़ा लें, जितना मर्जी जाकर के बहादुर शाह जफर की कर लें। ऐसा क्यों लगता है? आज तक हुआ नहीं तो आगे भी यही होगा। आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो कांटा अटका हुआ है ना अभी, क्योंकि मुसलमान रोज यहाँ डिबेट में बैठते हैं और उनको इस बात का एहसास है, वो उस मुद्दे पे नहीं आना चाहते जहां कांटा फंसा हुआ है। इसलिए ये जितना भी अगर इस तरह की बातें करेंगे मोदी साहब या भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों से अगर ये बैकआउट करेगी तो हिंदू वोट खिसकता हुआ बुरी तरीके से जा रहा है इनके हाथ से। और जहां अब समरसता की बात करते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी से हिंदू वोट खिसक जाएगा 2019 क्या है? खिसक नहीं जा रहा। ठीक है, जब मैं खिसक चुका, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था। हाँ। सबसे ज्यादा मैंने सपोर्ट किया मोदी जी को। हाँ। और आज मैं उन्हीं को बोल रहा हूं कि मंदिर की बात तो कर लो कम से कम। हमने तो मंदिर के ऊपर ही वोट दिया है ना। ठीक है, कबीर के ऊपर तो वोट नहीं दिया। ये गुस्सा है, ये गुस्सा है। साधु संतों में भी ये नाराजगी है। नवीन इसका जवाब देंगे, लेकिन अरविंद निषाद साहब, यहां पर बात हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन नया बन रहा है, इसके जो घटक दल हैं ये साबित करने की कोशिश करेंगे भाई हम लोग एक हैं, और उसी को टारगेट करने की कोशिश कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने आज अपनी स्पीच के दौरान की। बिहार में क्या एनडीए इंटैक्ट नजर आ रहा है आपको पूरी तरह से? क्योंकि बार बार ये चर्चाएं जोरों पर हैं, बहस जोरों पर है कि नीतीश कुमार यूपीए का दामन थामने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम यहां पे जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, नीतीश अगर आएंगे तो उनका स्वागत किया जा सकता है, तेजस्वी यादव को मना लेंगे लालू यादव के जरिए। इस तरह की बातें चल रही हैं, हो क्या रहा है वहां? देखिए समीर साहब, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की ओर से किसी गठबंधन में जाने का या किसी पार्टी के साथ जाने का कोई प्रस्ताव दिया गया है क्या? किसी तरह का कोई आवेदन किया गया है क्या? बगैर आवेदन, बगैर प्रस्ताव के बिना सिर पैर की बात लोग कर रहे हैं। एक दूसरी बात, और तरह तरह की जो अफवाहें हैं, तरह तरह की जो चर्चाएं हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कभी किसी प्रकार की कोई बातें कही गई क्या? एनडीए के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में, या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बारे में, या भारतीय जनता पार्टी तो तब कहेगा ना जब डील पक्की हो जाएगी। बारे में किसी अभी तो बातें चल रही है निषाद हमारी पार्टी की ओर से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं राहुल गांधी से मेरी बात हो गई है, यूपीए में अब वापस नहीं आ सकते नीतीश कुमार। भाई मैं तो वही स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं समीर साहब
कि कोई आवेदन दिया गया है क्या, ये क्लियर करना चाहिए तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को यह बताना चाहिए कि जेडीयू की ओर से यह आवेदन आया है। मनगढ़ंत बात की जा रही है, अपने को सेफ करने के लिए यह बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि 2019 का जो नैया है हम उसमें पार नहीं लग सकते हैं, हमारा नैया बीच मझधार में फंस जाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव बिहार की जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। वह जानते हैं नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव जीत करके आए हैं और नीतीश जी के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं और नीतीश जी के कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनकर के ख्याति अर्जित किया है। इसलिए उनको लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि जब तक नीतीश जी सत्ता के केंद्र में रहेंगे, बिहार की जनता की सेवा करते रहेंगे, हम राजनीति में स्थापित नहीं हो सकते हैं। एक दूसरी बात, कल एक नए व्यापार की खुलासा माननीय डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा किया गया है। उस खुलासे में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी 22 वर्ष की अवस्था में कितने बड़े लोहा के व्यापार के रूप में व्यापार कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन में अच्छा ठीक है, ये बिहार की घोषणा नहीं की गई। टिपिकल बिहार की पॉलिटिक्स में हम नहीं जाना चाहते अभी। बात की चर्चा निशात साहब, हम तो महागठबंधन की बात करें क्योंकि महागठबंधन को टारगेट किया गया, तो हम उसी मुद्दे पर रहते हैं निशात साहब। लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास सी नजर आ रही है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया। मतलब जेडीयू की तरफ से पिछले दिनों आपको याद होगा संजय सिंह आपके स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 40 की 40 सीटों पर बीजेपी लड़ ले अकेले चुनाव, हम भी अकेले लड़ लेंगे। मतलब ये दिक्कतें तो चल रही हैं, ये बात है। रामेश्वर पांडे साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से आज महागठबंधन को मगहर से टारगेट किया है पीएम मोदी ने, क्या यह माना जाए कि पिछड़ों और दलितों जिनको एक करने की बात लगातार हो रही है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ आने के बाद, उस पर निशाना साधा है आज पीएम मोदी ने मगहर जाकर? समीर, कुछ विषयांतर हो गया बीच में और मेरा ख्याल है कि बिहार पे हम लोगों ने ज्यादा वक्त दिया। जी, बात मुद्दे पर होनी चाहिए आज मगहर को लेकर। आपका विषय भी यही है। मैं 2-3 बातें इसमें शेयर करना चाहता हूं। मैं पहली बात तो ये कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। वो महीने में 2 बार जाता था और जब भी मगहर से गुजरता था तो मैं सोचता था कि क्या कभी कबीर को लेकर कोई चिंतित होगा। बहुत सारी सरकारें आई गई, प्रधानमंत्री भी आए गए, किन्हीं कारणों से अगर कबीर को याद किया गया, प्रतिष्ठापित किया गया, सम्मान दिया गया तो ये सराहना की बात है। दूसरी बात, सही बात है, एक छोटी छोटी बात को कि टोपी नहीं पहना, लोगों ने यह नहीं देखा कि पहली बार योगी आदित्यनाथ ने मजार पर चादर चढ़ाई, पहली बार। ये चुनाव का दबाव हो, बदलती राजनीति का दबाव हो या कुछ मन मिजाज बदल रहा हो उसका दबाव हो। तीसरी बात, मैं तो आज उसी से रावत साहब जैसे लोग नाराज हो गए, धर्मगुरु नाराज हो गए, तो बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं। अपवित्र हो गए। हम मजार पे अगर चादर चढ़ा दी तो अपवित्र हो गए। वो कैसे? बिल्कुल अपवित्र। मैं अपनी बात अगर 2 मिनट वक्त हो तो दे दूं। जी प्लीज पांडे जी, आप अपनी बात पूरी करें। 2 मिनट मैं अपनी बात कह दूं। जी हाँ। दूसरी बात कि योगी आदित्यनाथ या मोदी जी ने चुनाव का बिगुल कभी यहाँ नीचे रखा ही नहीं। मैं 4 साल से देख रहा हूँ और हम पत्रकारों की एक दिक्कत ये है कि अभी वो राजस्थान जाएंगे तो होगा चुनाव की बिगुल, यूपी आएंगे तो बिगुल, मन की बात करेंगे तो बिगुल। अरे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता के बाद वो अनवरत युद्ध की मुद्रा में है, बिगुल रखा ही नहीं। चौथी बात, मैं आज तमाम खबरों से हम सारे लोग भटक जाते हैं कुछ जरूरी मुद्दों पर। आज की एक खबर मुझे चिंतित करने वाली है कि स्विट्जरलैंड, जिस काले धन की बात हो रही थी, अब स्विट्जरलैंड में 50% भारतीयों का धन 7,000 करोड़। मैं तो ऐसी खबरों से चिंतित हूं। हम लोग बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं कर पाते।
लेकिन जिन बातों की सराहना करनी चाहिए, हम हर चीज में नकारात्मकता देखें। तो मुझे सुनील साजन की एक बात, हालांकि बहुत नकारात्मक ढंग से उन्होंने कही, लेकिन कम से कम इस बात को स्वीकार तो किया कि किन्हीं कारणों से अगर कबीर की शरण में गए हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये आज कबीर प्रतिष्ठापित हो रहे हैं यूपी में, पीएम आ रहे हैं, सीएम गए हैं, वहां कबीर चर्चा में आए हैं, तो ये सारे लोगों के लिए अच्छी बात है। और खास करके उनके लिए तो ये जवाब है जो पाखंड में यकीन करते हैं। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, और वो भी तब जब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पाखंड बढ़ता जा रहा हो, कबीर मानवता घटनाएं सामने मिल रही हो, ऐसे वक्त में पीएम मोदी का कबीर की नगरी में जाना और वहां से एक मैसेज देना अपने आप में ये शानदार बात है। लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे। पांडे जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना हो रहा है। नहीं, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं पांडे जी, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं और बहस को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, कहीं ना जाइएगा। तो कबीर बहाना 2019 में पिछड़े और दलित निशाना, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, ब्रेक से पहले आप ऑब्जेक्शन कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ का, पीएम मोदी का कबीर की मजार पर जाना अखर क्यों रहा है आपको? परेशानी क्या है? मैं कह रहा हूं कि देखिए, योगी जी एक सन्यासी हैं। हाँ, और जब कोई व्यक्ति सन्यासी होता है हमारे यहाँ हिंदू मुझे धर्म के साथ, चीफ मिनिस्टर भी है ना वो यूपी के, चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन सन्यासी भी हैं। हाँ। और सन्यासी होने के नाते अगर आप मजार पे चादर चढ़ाते हो या मजार पे जाते हो, यहाँ पर हाथ जोड़ते हो, तो आपका जो सन्यास है वो वहां दूषित होता है। क्योंकि जब आप अगर किसी ऐसी मजार पे जहां पर कहीं मुर्दा दफन है, वहां पर जाकर के अगर आप चढ़ाते हो तो आप पवित्र माना जाता है। इसलिए योगी जी ने जो मोदी जी चढ़ा देते कोई बात नहीं, वो सन्यासी नहीं है, लेकिन अगर योगी जी चढ़ाते हैं तो वो गलत है। उनको इसके लिए कहीं ना कहीं दोबारा से संन्यास प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म बोलता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको चादर चढ़ानी चाहिए थी योगी जी को, ये गलत किया इन्होंने। नवीन जिंदल साहब। समीर भाई, मेरे को ना सबके सवालों के जवाब देने, पहले रावत साहब का मैं शुरुआत कर लीजिए। मैं शुरुआत जहां से पहले वहीं से शुरू करूंगा जी, लेकिन सबसे पहले मुझे जवाब देना चाहिए समाजवादी पार्टी के सुनील साजन जी का, जो अभी कह रहे थे कि कबीर की मजार पर चले गए। नहीं, अभी रावत साहब ने जो मुद्दा उठाया, पूरी बात सुनो ना। नहीं, नवीन जिंदल साहब, ये अभी इसी से शुरुआत कर लीजिए ना। मैं तो सारा दे रहा हूं। अभी जो सवाल पूछ रहे हैं रावत साहब कि भाई वो दूषित हो गए, वो उनको नहीं जाना चाहिए था, सन्यासी ये नहीं कर सकता सनातन धर्म के हिसाब से, ये तो सबसे बड़ा सवाल उठा दिया ना इन्होंने। ये बड़ा सवाल नहीं है। हाँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री हैं, और जो 20 करोड़ आबादी का मुख्यमंत्री है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक समान है। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं सुनील जी की बात का जवाब देता हूं। हाँ। और राजपूत जी आपकी बात का भी जवाब देता हूं। हाँ। आप कह रहे थे कि बनारस से शुरू हुए और मगहर में जाकर के मोदी जी पहुंच गए। हाँ। यही कारण था कि आपने कबीर को कभी जाकर के उसकी तरफ गए तक नहीं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया कभी भी जिंदगी भर, आजादी से लेकर अब तक, इसलिए नहीं गया कबीर के मजार पे क्योंकि उसको लगा वहां जाकर के खत्म हो जाएगा। हाँ। आपकी यही सोच जो है ना, ये मनवादी है, दूसरी नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब गए थे, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी शख्सियत अब्दुल कलाम साहब जो गए, सही कह रहे हैं वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी आपको जानकारी नहीं है, इनकी तरफ से तो कोई नहीं गया। सुन लीजिए राजपूत जी, जानकारी की बात मत करिए। आपने जब मोदी जी के बारे में कहा, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मेरी जानकारी मुझे मान सकता हूँ, आप बड़े महाज्ञानी जानकारी, आप थोड़ा छोटी बातें नहीं करनी चाहिए राजपूत जी। हमारे कितने नेता गए, आपको जानकारी नहीं है। बोला नहीं था ना, और राजपूत जी मैं आपके बीच में बोला तो नहीं था ना। तो आप गलत सुन लीजिए ना, भूल मत करो ना सर। अरे तो गलत तो आप बोल रहे थे। समीर साहब इसका समय राजपूत साहब ये तरीका नहीं होगा। नवीन कंप्लीट कर ले, सुन लीजिए जी। उन्होंने कहा झूठ तो मत बोले ना कि कांग्रेसी नहीं गए। अरे आप क्या कह रहे हो? फिर बनारस गए, वहां खत्म हो गए लास्ट में जाकर के। मतलब कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं गया, समझ लीजिए ना। अब सुन लीजिए, चलिए। अब सुनिए दूसरी बात, आप कभी वो कह रहे हैं
कि इनकी मनुवादी खाली सोच प्रधानमंत्री कांग्रेस ही समाजवादी होता पार्टी के है, नेता। MP MLA अरे कोई कबीर की कांग्रेस मजार से पे नहीं जा रहे होता। तब भी आप मनुवादी बता रहे। राजपूत जी आप बीच में बोलते रहिए, मैं भी बोलूंगा। बोलिए और बोलिए, मैं आप यहाँ से बोलूंगा, फिर बोलने नवीन नहीं नवीन दूंगा। आप डिस्टर्ब तय ना कर होइए, लीजिए। आप बोलिए। डिस्टर्ब करेंगे तो हो रहा हूं ना जी। बोलिए। बात पूरी जाएगी नहीं। हाँ। जब ये कहते हैं कि केवल हम जो है सांप्रदायिक बात करते हैं, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहला हक मेरी जितनी मुस्लिम बेटियां वो मेरी बेटियां हैं, वो जो है सांप्रदायिक बात नहीं थी अखिलेश यादव की। समाजवादी ऐसा कहा था उन्होंने? ऐसा ही कहा था। ये तो कहा यही वो उसे समाजवादी पार्टी जो बोले वो जो है सच, वो समाज, वो केवल सांप्रदायिक नहीं है। क्योंकि अगर वो मुस्लिम के पक्ष में बोल रहे हैं इसलिए वो सांप्रदायिक नहीं है। अगर कोई हिंदू के पक्ष में बोले तो सांप्रदायिक है। आपको अरे महाराज सुन लीजिए, मैं वो भी देता हूँ। नहीं कहा था ऐसा। अरे क्या बोलना भाई, वो जो कहेंगे वही वही तो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ बोला, मैं और नहीं, आप लोग ऐसे बयान बोल देते ना। अब आप जो बोल रहे हैं कोई पैमाना तो है नहीं मेरे पास, मैं नाप लूं कि ये सच है या झूठ है। ठीक है, दूर मत जाइए। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात आप अपनी बात कीजिए, फिर सुनील साजन मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। दूसरी बात कि आप कहते हैं हाँ कि आपको चेहरा पढ़ना आ गया। हाँ वहां मोदी जी ने जो बोला, आपको चेहरे से लग गया हताशा निराशा। हाँ। आपने कभी अखिलेश यादव का चेहरा नहीं पढ़ा था इलेक्शन से पहले कि वो उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी तरह से हारने वाले हैं? तब आप साथ में थे। ठीक है। आपने सुन लीजिए, सब में 4 लोगों को जवाब देना है। ठीक है, उन्होंने कहा आपने एक राहुल गांधी का चेहरा नहीं पढ़ा था, लेकिन आप मोदी जी का चेहरा पढ़ना चाहते हैं, बाकी चेहरे पढ़ने नहीं जानते हैं। वो शायद आपको दिक्कत हो रही होगी। दूसरी बात, अरे अब अरे और कितनी बात? क्या बात कर समीर भाई, सब मिलकर के आरोप लगाए और मैं जवाब भी ना दूं। हाँ, रावत साहब की बात करें तो जवाब देना है। हाँ, रावत साहब को दे दिया आपने। अरे क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि रावत साहब ने कहा तो राजधर्म निभा रहे हैं। सुन लीजिए साहब, रावत साहब ने कहा कि अयोध्या नहीं जाते मोदी जी, हाँ, बाकी सब जगह जाते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं केवल मंदिर मंदिर जाते हैं मोदी जी, हाँ। और कहीं नहीं जाते हैं। रावत साहब कह रहे हैं कि अयोध्या नहीं जाते। हाँ। अयोध्या राम मंदिर में प्रधानमंत्री हाँ। अभी तक केवल इसलिए नहीं गए क्योंकि आपकी जानकारी के मुताबिक कोर्ट में जो फैसला जल्दी आने वाला है, और कोई प्रधानमंत्री जब तक नहीं जाएगा, या उसके अंदर है कि आप किसको प्रेशराइज ना करें, प्रधानमंत्री पद में रहते हुए कोई आदमी अयोध्या के मंदिर पर इसका मतलब हमारे मंदिरों पर कोई मुकदमा डाल दे तो हम मंदिरों में जा नहीं सकते। ये बात सही है, ये बात सही है, ये बचने का रास्ता सही है। सुनील साजन साहब, अगर सारे मंदिरों में कोर्ट केस हो जाए तो मोदी जी उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो विवादित हो गए, इसलिए नहीं जाएंगे। अब वो कोर्ट सब जुडिस है, वो अलग है। नवीन जी भेज दो उनको। सुनील साजन साहब, अरे साहब, सुनील साजन साहब, 2018 में ये लॉजिक समझ में आया आपको? ये लॉजिक समझ में आया? हम तो राम की कि अगर पीएम मोदी, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती ना, रावत साहब ने देखिए फिर कह दी कि अयोध्या क्यों नहीं जाते, राम मंदिर क्यों नहीं जाते। पीएम मोदी वो कह रहे मामला सब जुडिस है और कहीं ना कहीं इसे देखा जाएगा, फिर जुडिशरी पर भाई एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए नहीं जाते। योगी जी तो गए थे, तभी ना कितना भी बात, योगी जी तो गए थे, पीएम मोदी की बात हो रही। जी साजन साहब। जी देखिए समीर की बात तो रहेगी भाई, मुझे लगता है कि रामेश्वर जी हैं और सुरेंद्र राजपूत जी हैं और जितने भी सभी प्रवक्ता बैठे हैं सभी विद्वान हैं और वो जानते होंगे कि गोरखनाथ जी महाराज जी थे, उन्हीं से कबीरदास जी ने भी उनसे प्रेरणा ली और गुरु नानक जी ने भी उनसे प्रेरणा ली है। लेकिन वो मठ भी अपने आप में एक पिछड़े दलितों और मुसलमानों सबके लिए खुला था। ये तो जो योगी जी और इनसे पहले जो इनके 2 गुरु थे, उन्होंने उस मठ को सांप्रदायिक बनाया, उस मठ को जातवादी बनाया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि क्या आज के बाद भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी पिछड़े और दलितों को हीन भावना से देखना बंद कर देंगे? मुसलमानों को क्या वो तो गले लगाते हैं, झूठ बोल रहे हो, संदेह की नजर से देखना बंद कर देंगे? क्या वो उस सोच को, राजन जी, दलितों को, पिछड़ों को तो भाजपा ने गले लगाया, आपकी पार्टी का कोई नवीन देखिए आप समीर जी, ये अपनी पार्टी का ही एक मंच देख लें जहां केशव प्रसाद मौर्य जी ने कलराज मिश्रा जी का हाथ पकड़ा और कलराज मिश्रा जी ने झटक दिया, इसलिए क्योंकि अरे पिछड़ा कैसे पकड़ सकता इनका हाथ,
ये इस स्थिति के मनवादी ये लोग आपकी हैं। सोच कहती है, इस स्थिति के ये गलत बात, ये आपकी की सोच सांप्रदायिक कहती लोग है हैं कि हाँ, कि झटक कैसे दिया, कोई छू दलित सकता समझता है। अरे है। हमारी अब पार्टी का बताइए, प्रदेश अध्यक्ष अगर था। मुख्यमंत्री क्या बात जी करते हैं आप? दलितों के बीच जाते हैं, क्या बात मुख्यमंत्री जी अच्छा, दलितों ठीक है। के और वो बीच छू जाते जाने हैं, देंगे, वो भी उनको बीच में बोल साबुन रहे थे, दिया आपको जाता बुरा है, लग रहा था उनको ना। शैम्पू दिया जाता है, अच्छा, ठीक है, उनको ठीक। परफ्यूम दिया जाता है। मायावती के साथ अरे आपने क्या भाई, किया? किस आपको याद है? किस युग वो में जी जिसने रहे क्या किया हैं था? आप? किस युग में जी रहे हैं भाई? आप योगी जी हम अगर उस युग दलितों में जी के रहे बीच हैं जाएंगे जिसमें तो आप जो परफ्यूम सबसे देंगे, ज्यादा आप साबुन पीड़ित देंगे, हिंदू था, कि आप जिसको नहा आप करके दलित आना। कहते हैं, उसको ये अपने जो मस्तिष्क में आप लगा लोगों करके के चलते हैं। मन में मनवादी व्यवस्था बैठी है ना, यही मनवादी व्यवस्था मनवादी तो लोकतंत्र आप में हैं, व्यवस्था ये हमें बता रहे हैं। महागठबंधन आपको ठीक करेगा, तब आपको समझ में आएगा। और कौन तब सा बात कबीरदास जी शरद की पवार कहता है पंक्तियां भी चुनाव समझ में लड़ना है। आएंगी। शरद पवार कबीरदास जी ने ममता जिस बनर्जी कहती है समाज चुनाव लड़ना है, में कौन सा बात जिस अच्छा, ठीक है, जिस नवीन हो गए। निरपेक्ष समाज की उन्होंने कल्पना की है, जिसके लिए वो लगातार बोले हैं, वो कुछ न कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है रामेश्वर पांडे साहब, जब पीएम ये कहते हैं कि भाई समाजवाद और बहुजन को ताकत देने के नाम पर राजनीतिक दलों के सत्ता का लालच हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं यूपी में ये जो नए सियासी समीकरण बन रहे हैं एसपी और बीएसपी के साथ आने के बाद, उसको साधने की ये कोशिश है ना। बड़ी बातें तो की गई हैं, मगहर दौरा हुआ है पीएम मोदी का, ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन असल तो कहीं ना कहीं 2019 टारगेट पर है, वो नजर आ रहा है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए ऐसा है समीर, इस घटना को दो पार्ट में बांटिए। नरेंद्र मोदी जी का पर्पज वो राजनीतिक नहीं, अपने पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो उनका हर कदम राजनीति ही होगा, समीकरण होगा। बहुत बार वो स्तर से नीचे उतर के भी बात करते हैं और हैरत होती है कि ये प्रधानमंत्री का कद नहीं है, और वो कहते हैं कि कार्यकर्ता के तौर पर किसी तौर पर गुजरात का चुनाव देखा हमने, ओके। तो दो पार्ट जी, कबीर के यहाँ जाना बहुत ही सकारात्मक बात है, कबीर को याद किया जाना सकारात्मक बात है, कबीर की वाणियों को सबके सामने ले आना बहुत सकारात्मक बात है, और ये सभी पार्टियों को करना चाहिए। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि अभी रैदास जी जो हम लोग हर घर में कहते हैं, मन चंगात कठौती में गंगा, हर आदमी रैदास भूले हुए है। अभी योगी सरकार रैदास का स्मारक के उद्धार के लिए आगे बढ़ जाएगी तो अब हमला करने लगेंगे, और उसके पहले आप नहीं जा रहे हैं। तुलसीदास जी के योगी जी की सारी रणनीति, मोदी जी की सारी रणनीति 4 उपचुनाव हारने के बाद दलित और मुस्लिम एकता में विभाजन डालने से लेके व्यापक तौर पर अति पिछड़ा, अति दलित, इनको अपने साथ ले आने के, बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले लें, कबीर का नाम ले लें, यह उनकी राजनीतिक का हिस्सा है, उनकी रणनीति का हिस्सा है। मेरा सिर्फ एक आपत्ति है कि हमारे मित्र जब कई बार अच्छी बात को भी खारिज करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी, अरे आप उसके पीछे की नीयत पर सवाल उठाइए। इतनी बार सराहना तो करिए कि कबीर को याद तो किया, इसके लिए योगी धन्यवाद के पात्र हैं, मोदी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कबीर के रास्ते पर चलने लगे, यह देश चाहता है। सर पांडे जी, यह देश चाहता है। अब बताइए आज के दौरे में पॉजिटिव क्या दिखा? राजनीतिक दल पाखंड से अलग। जी, एक वसीम बरेलवी का शेर था समीर भाई कि दिए का कद घटाना हो तो रातें बड़ी करना, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना, और बड़े शहर में रहने का हुनर सबको नहीं आता, बड़े शहर में रहना हो तो बातें बड़ी करना। प्रधानमंत्री जी पिछले 4 साल से बातें बड़ी कर रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, उनसे बड़े बड़े शहरों में घूम रहे हैं, और उनको तो सपने में आ जाता है कि कबीर की गुफा में नानक जी और गोरख बाबा दोनों आए थे और कबीर से मिलकर के पता नहीं इनकी चाय पिए थे या क्या किए थे, ये तो खैर नवीन भाई बताएंगे। यहां पर प्रश्न ये आ रहे हैं, हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं, हम उनकी क्या मठों को आप बनाइए, हम मना नहीं करते,
लेकिन मटके मतावलंबियों को रोजगार दीजिए, ये क्या हम गलत मांग कर रहे हैं? मटके मानने वाले किसानों की, जो आप खुद कह करके गए थे कि उनकी हम चीनी मिलें चला देंगे, वो नहीं चलाई, क्या हम ये गलत मांग कर रहे हैं? खाद के कारखाने को चलाने की बात आप खुद कह करके प्रधानमंत्री जी गए थे, क्या हम वो मांग आपको याद दिला रहे हैं? तो हम क्या गलत बात कर रहे हैं? बाकी एचएस रावत जी ने जितना कहा पूर्ण समर्थन। बगल में अयोध्या, आप मूर्ति पूजा, मूर्ति विरोध, ये सब आप जानिए, रावत जी समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक लोग हैं, समीर भाई, हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं। अब बहुत जरूरी मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक सन्यासी को मजार पर नहीं जाना चाहिए, मैं भले ही आपको वो सीएम क्यों ना हो स्टेट का। कि अभी ये जो बातें कर रहे हैं, अभी नवीन भाई जो बातें कर रहे थे, क्या नवीन भाई ने रोजगार के ऊपर कोई बात करी? सच्चाई ये है कि 4 साल की यात्रा बनारस से लेके मगहर तक की, हमारे बच्चों को क्या मिला, नौजवानों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, किसानों को क्या मिला? जरा बताएं ना, ये किस वर्ग को इन्होंने दिया है? झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, काले धन से लेकर के सफेद धन तक ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। नीरव मोदी को पैसा लेकर के देते हैं हमारी गरीब कुल मिलाकर राजपूत साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के दौरे जो है नवीन, वो असल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं और जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर नाराज है, इसलिए आप ये बड़ी बातें करके कहीं ना कहीं समीर भाई उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री कोई काम करें, हाँ, तो या तो ये कहते हैं कि साहब मुद्दों से भटका रहे हैं, हाँ, और जब वो काम करें, हाँ, तो आप कहते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं आया, तो तुरंत नहीं आया। उन्होंने कहा, एक योजना बनाई, अभी पास किया, अब सबके सामने है, पिछले बजट में है कि हर 3 लोकसभा में एक एम्स की स्थापना होगी। एम्स हॉस्पिटल ऐसा तो नहीं कोई जादुई जिन की तरह रात को बन जाएगा। कितने ये हो गए? हर 3 लोकसभा क्षेत्र में एक एम्स की बात करी। कितने एम्स बन तो गए? ये कहते हैं, अरे भाई, जो चीनी मिलें बंद पड़ी है उनको तो चालू करा दो। 2014 में 60 साल से कहते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, नारा देते रहे। नेहरू, इंदिरा गांधी भी नारा देती रही, और राजीव गांधी भी देते रहे। आप लोग वो भी चले गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। 4 साल में हमें वोट देती थी जनता, सुनिए, हम विकास करते थे। आप लोग अब 4 साल हो गए ना आपकी सरकार को, सुनेंगे ना, बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए, मतलब ताकि मेरी आवाज जनता तक जा रही है आपकी आवाज, ऐसे इन लोगों के बीच में जी बोलिए आप। जब ये कहते हैं गरीबी हटाओ को नारा देकर के कांग्रेस आई, वो तो उन्होंने जो किया क्यों भाई, ऐसे कैसे? अरे भाई किया, वो सत्ता में थोड़ी है, तो मतलब 60 साल जवाबदेही आपकी है ना। आप 4 साल के अंदर कहेंगे एम्स बना देंगे सारे। अभी जिन सवालों को उठाया राजपूत साहब ने, आप उनका जवाब देना चाहते हैं? नहीं, हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। राजपूत जी सुनिए, आपके काम आएगा। हमने कहा 3 लोकसभा क्षेत्र में एक एम्स की स्थापना, ये सरकार ने बनाने का प्रावधान किया, आपने नहीं किया था। आपने कहा कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे, आप लगातार कर्ज के नाम पे करोड़ों रुपए सब्सिडी के नाम पे देश का खाया आपने। लेकिन सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने के अलावा दूसरा, किसानों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। कितना माफ किसानों कर दिया? को सस्ती खाद मिले, सस्ता बीज मिले, एक सीजन में तो फसल उगा सके और फसल का 1.5 गुना मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दोगे देश को। ठीक, ये सरकार ने काम किया। सुन लीजिए, हो गया आप तो पूरा क्या भाषण बात करते हैं आप? नवीन, अब तो पूरा चुनावी भाषण दे दिया आपने 2019 पर। आपके दलितों के लिए क्या काम किया? कांग्रेस ने दलितों का शोषण किया, मुसलमानों का शोषण किया। मुझे बताइए, आपने 5 काम जो एक भी पूरा किया हो जो दलितों के लिए पूरा किया? ठीक है रावत साहब, फिर साधु संत में नाराज क्यों हो रहे हैं? आप ये धर्मगुरु नाराज क्यों हो रहे हैं? आप लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद में अटके हुए, देखिए सरकार ने इतना काम कर दिया और आप लोग बस वही मंदिर बनाइए, मंदिर बनाइए, रट लगा रखा है आप लोग। आज कुछ भी बोले पार्टियां, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि भगवान राम टेंट में हैं। हमारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ये थी कि केंद्र में और जब राज्य में आएगी तो कुछ ना कुछ करेंगे, बिल लेके आएंगे। जब 3 तलाक पे बिल ला सकते हैं, ये उसको पास कर सकते हैं, तो राम मंदिर पे भी तो ला सकते थे। आपने राम मंदिर पे एक बार लेके आ जाते, प्रदेश में तो अभी आई राम मंदिर पे आप लेके आ जाते एक बार नवीन जी बिल, और फिर हम देखते कि साजन जी विरोध करते हैं, कुछ नहीं होगा, राजपूत जी मंदिर बनेगा, वही बनेगा। एक बार लाके तो दिखाते, संकल्प आपने एक बार ला करके हमारा मुंह बंद करने की कोशिश नहीं की। आपका मुंह, अगर आप बोल देते, आप हिंदुओं को कम से कम ये कहने लायक हो जाते हम लोग कि हम बिल लेके आए थे। आप 3 तलाक का लेके आए, हमें क्या मिला? 3 तलाक से क्या मिला हमें?
आप राम मंदिर का बिल लेके आते, उसको गिरने देते, हमें तसल्ली होती, हमें तसल्ली होती कि आपने अच्छा काम किया, आपने मंदिर बनाने के लिए कुछ आगे बढ़े, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। इसलिए साधु संत बौखलाहट में है। और अब मस्जिदों पर जाकर के या मजारों पर जाकर के या इफ्तार पार्टी देने से मुसलमानों की वोट मिलने वाली नहीं है। नहीं तो सांप्रदायिक सौहार्द ज्यादा जरूरी है ना देश में, या मंदिर मस्जिद पर बयानबाजियां ज्यादा जरूरी है? जब वोट लेनी हो तो उस समय शमशान की बात करो, उस समय कब्रिस्तान की बात करो, उस समय हिंदू वोट बैंक की बात करो, उस समय मंदिर की बात करो, 370 की बात करो, गौहत्या की बात करो, एक कश्मीरी प्रस्तावितों को वापस भेजने की बात करो। ये क्या तरीका हो गया? पहनने से आदमी अगर हिंदू हो गया होता, मैं अपने तो कांग्रेस में तो बहुत सारे, मैं तो सिर्फ बहुत सारे ये कहता हूँ सपा बसपा में भी अभी भी जो आप ही की तरह भाषा बोलते हैं, अभी भी लेकिन देश का साधु अभी भी वक्त है, पार्लियामेंट में मानसून सेशन में बिल लेके आ जाओ, मंदिर वहीं बनेगा और आपके कहे ना कहे, लेकिन मंदिर वहीं बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। और ये सारे दल विरोध कर लेके आओ, ये सारे दल जितने जब आप मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल ला सकते हैं तो हिंदुओं के लिए मंदिर पर भी बिल लाना चाहिए आपको। वो भी आएगा, गिरने दो, बिल को गिरने दो, हमें तसल्ली होगी कि अरे आप यही चाहते हो, लेकिन हम मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर बनेगा। सुनील सिंह साजन साहब भी गए, ना सपा बना सकती, ना बसपा बना सकती, ना कांग्रेस बना सकती, ये लोग तो मंदिर के दुश्मन है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनील साजन साहब, जब 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 पीएम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए महागठबंधन पर जो उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भाई देखिए इमरजेंसी के खिलाफ जो लोग थे और जिन्होंने इमरजेंसी लगाई सब साथ आ गए हैं सत्ता के लालच में, इस बयान से आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं महागठबंधन जिस तरह से यूपी में एसपी बीएसपी का हुआ है, कांग्रेस भी जिसमें शामिल है, ये एक बड़ा असर डाल सकता है, इसकी चिंता है या क्या है ये? लेकिन शरद पवार ममता बनर्जी की बात भी तो कर लो साहब, उन्होंने भी तो कहा कि हम अलग, अभी तो यूपी में है ना, वो यूपी की बात, समीर भाई महागठबंधन की बात कर रहे हो। बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि जब योगी जी के नाम से और मोदी जी के नाम से गोरखपुर में वोट मांगा गया, उन्हीं के नाम से फूलपुर में वोट मांगा गया, लोग हार गए। फिर जब कैराना का चुनाव आया तो खुद मोदी जी बगल के जिले में रोड शो करने चले गए, योगी जी ने कई सभाएं की और उसके बाद भी चुनाव हार गए। तो ये बात तो मोदी जी को समझ में आ गई कि ये गठबंधन हमको निपटा देगा। अब गठबंधन के खिलाफ इस तरीके से बात करना ये कहीं न कहीं अहंकार है। और हम कह रहे हैं कि अच्छा होता कि आज आप कबीरदास जी के आश्रम से आप बोलते कि 4 साल में हमने क्या किया है, आप बोलते, अरे आप बोलते कि हमने नौजवानों को रोजगार कितने दिए, हमने कितनी चीनी मिलें लगाई हैं, हमने वो हम बताएंगे ना, रोजगार पे बहस करो, मैं रोजगार बता दूंगा, रोजगार पे बात करेंगे तो डेवलपमेंट पे बात करो, गिनाने को था आप बात करोगे किसी और पे, और जब मुद्दा नहीं मिलता तो वहीं पहुंच जाते, तो उसकी बात करो ना, पूरी बात तो सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, या तो मुद्दे की बात करो वरना डेवलपमेंट की बात करो। डेवलपमेंट में पूछो मैंने क्या किया सरकार ने, आप झूठ बोल सुनिए सुनिए सर, डेवलपमेंट में सरकार ने क्या क्या किया, ये देश आपको माफ नहीं करेगा, आपने देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ वादा खिलाफी की है आपने, कम से कम देश को तो बचाएं, देश को सपने कोई दिखाएंगे, आप देश बचाने में रहने कितने गले कुर्बान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते वो करते नहीं और जो करते वो कभी बोलते नहीं, इनसे और जो आप बोलते हो उससे ज्यादा लूट लेते हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो, मुसलमानों के समर्थन में खड़े हो उन्हीं को लूट लिया, दलितों के समर्थन में खड़े हो उन्हीं को लूट लिया, क्या बात करते हो? मोदी जी ने अपने सारे आपसे बड़ा कौन हो सकता है? कहां भेज दिया? अरे अपने रिश्तेदारों को कहां भेजा मोदी जी ने? परिवार के खानदान मोदी जी ने उनके यार तो करोड़पति है, देश बाकी का सब पैसा लेकर के लोग कहां भेजा? दलितों में मायावती और उनके करीबी लोग अरबपति हैं, आपने तो कहा था कि हम देश का पैसा लाएंगे, उन्हीं का उद्धार करेंगे क्या? आप भी बोल लीजिए, हम अपने रिश्तेदारों को बस आप भी बोल लीजिए, पैसा लेकर भगा देंगे, आप भी बोल लीजिए। 2019 वाला भाषण जितना आपने तैयार किया सब अभी रिश्तेदारों को इस देश के गरीब किसानों का गरीब पैसा लेकर के विदेश छोड़ाएंगे को गति देनी है तो सड़कों को बनाना होगा। केंद्र सरकार ने कहा था काला धन लाएंगे, सबको जोड़ने यहाँ के देश का व्हाइट धन लेकर के। ठीक है रामेश्वर पांडे साहब, आप क्या कहते हैं रामेश्वर पांडे साहब, ये जो ऑपोजिशन जताने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल ये महागठबंधन का डर है, जो आज पीएम मोदी मगहर पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ कबीर की मजार पर पहुंच गए, ये महागठबंधन का डर है, क्या ऐसा है? क्या एनालाइज कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है बहुत साफ दिखता है कि महागठबंधन ने
उनके चेहरे पर पसीने ला दिए हैं। और जिस तरह लगातार हमलावर हो रहे हैं महागठबंधन को लेके, यह भी यही संकेत देता है। और जो पिछले 4 उपचुनाव का नतीजे है वह भी यही संकेत दे रहा है। तो महागठबंधन का, और देखिए राज्यों के चुनाव भी देखिए, महागठबंधन बनाम महागठबंधन है। क्या भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन नहीं बनाती है? उनके गठबंधन के लोग उनसे खिसक रहे हैं। बिल्कुल है, 46 मोदी है, महागठबंधन के नेता, जैसा कि आपने बिहार में महागठबंधन का नेता कौन है? लेकिन मतलब आप किसी को नहीं बोलने देंगे। गठबंधन ने जरूर, मतलब ठान क्या आएंगे? भारतीय जनता पार्टी रामेश्वर पांडे साहब सबको मकान चाहिए, सरकारी मकान। अरे बाबा, 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, यही तरीका रहेगा। ठीक। अरे महागठबंधन का नेता थोड़ा कौन सा है? गला खराब है आपका, थोड़ा सा एहतियात रखिए। हमारे गठबंधन का नेता नरेंद्र भाई मोदी है जी। ठीक है पांडे जी, कंप्लीट करें। हम तो हमारे गठबंधन का है, मकसद इस देश गठबंधन के के प्रधानमंत्री खुद को ये बदलना गिनती है। गिन ले भारतीय गठबंधन जनता में पार्टी को हटाना इनके है। भैया प्रधानमंत्री भारतीय तो नरेंद्र जनता मोदी है, पार्टी भी वही तो मैं कह रहा हूं गठबंधन तुमसे। है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गठबंधन की ही सरकार चलाई थी, लेकिन जी ये गठबंधन कैसे इनकार कर सकते हैं? खुद मोदी जी कहते हैं कि हम उनका, अमित शाह कहते हैं कि हमें उनका सम्मान है। बिल्कुल सही बात। महागठबंधन के अगेंस्ट महागठबंधन है, उधर भी एनडीए, इधर यूपीए, वो बातें ठीक है, वो बातें ठीक है। राजपूत साहब जल्दी से, 10 सेकंड बचे मेरे पास, सिर्फ जल्दी से लास्ट कमेंट। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन ने इनको जरूर परेशानी में डाला है। इस बात को परेशानी में डाला है, लोग ठीक है, करते हैं, ठीक है। राजपूत साहब जल्दी से नेता का नाम बता दे तो मैं जानूं आपसे। ठीक है नवीन हो गया। राजपूत साहब ऐसा है समीर भाई, इनको 43 साल पहले की इमरजेंसी याद है, इनको 4 साल पहले के वादे याद नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी क्या नाम अल्जाइमर की बीमारी है। तो आधे घंटे सीपी करिए। और नवीन भाई को ये तक नहीं पता कि रामेश्वर पांडे जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार के बीच में बोल रहे हैं। और अरे गला खराब है, नज़्मी फट जाएगी। नवीन भाई क्यों परेशान हो रहे हो? अपने वादों को पूरा करके दिखा दो। चुनावों के लिए कुछ काम कर दिए होते तो कबीर के लोग खुश हो जाते। चुनावों के लिए आपने अगर कुछ काम किया होता तो कबीर के लोग खुश हो जाते। कश्मीर को आजाद देश बनाने वाले। चलिए बहुत शुक्रिया। आज 2019 की पूरी स्पीच आपने पढ़ दी नवीन, बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर लबोलुआब यही है। राजपूत साहब कह रहे हैं पॉलिसीज पर बात कीजिए, ये मगहर जाने से, काशी जाने से कुछ नहीं होगा। मैसेज अच्छा आपने दिया, ठीक है, सारा हिंदुस्तान कह रहा है अच्छा मैसेज है भाई। मगहर गए पीएम, अच्छी बात है, वहां से अच्छा मैसेज दिया गया। लेकिन जो काम किए हैं 5 साल में, असल में उसी को एनालाइज करके जनता वोट देने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट होगी। शब बखैर।